हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे भास्कर क्लासेज में। आज कई जो हमारे चाहने वाले हैं जिनको हमसे लगाव है, उन्होंने कहा कि सर राजस्थान ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर रखे हो, वो ओनली फॉर मान जैसे इंडिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी काम में आती है, लेकिन उसी के साथ साथ आप इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करो। तो आज मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जितना होगा कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बताने की कोशिश करूंगा। इंडिया की जितनी ज्योग्राफी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक, जिससे आप सभी को याद करने में आसानी हो। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। पहली बात तो ज्योग्राफी है उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी या भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, ये एक यूनानी शब्द है। जो ज्योग्राफी है ये एक यूनानी शब्द है, अर्थात सर्वप्रथम जो भूगोल का जो विकास माना जाता है वो यूनान से माना जाता है। कि जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? यूनान से स्टार्ट हुई है। और जो ज्योग्राफी है यह भी यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी ये क्या है फ्रेंड्स? यूनानी शब्द है। जो ज्योग्राफी है ये दो वर्ड से मिला है। पहला तो क्या, एक तो है जियो, एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया, GRA, ग्राफिया। दूसरा क्या है? ग्राफिया। तो जो ज्योग्राफी वर्ड है ये यूनान का शब्द है और ये दो यूनानी शब्दों से बना है। एक है जियो और दूसरा का है ग्राफिया। जो जियो है इसका मीनिंग होता है पृथ्वी। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी। और जो ग्राफिया है इसका अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना, लिखना या वर्णन करना। तो जो ज्योग्राफी है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जितनी भी हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो धरातल है, धरातल के बारे में, अर्थात इसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके महासागर, जल, थल, सबके बारे में, पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जो वर्णन होता है, जो लिखना होता है उसके बारे में, वो क्या कहलाता है? वो ज्योग्राफी कहलाता है, अर्थात भूगोल कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, अर्थात भारत का भूगोल। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत है, जो हमारा इंडिया है, इसकी ज्योग्राफी, इसका जो भूगोल है वो क्या क्या है। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में, अर्थात भारत के जितने भी भूगोल है, जितनी भी भौगोलिक व्यवस्थाएं, प्रावस्थाएं हैं भारत की, उसके बारे में कि जो भारत है उसकी स्थिति क्या है, भारत में जितने भी प्रवाह तंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे, मृदा पाई जाती है, उद्योग पाए जाते हैं, उन सब के बारे में मैं डिटेल से, मेरी कोशिश होगी उतनी, मैं जितना भी करूंगा वो भी कमी करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से पूर्ण मेहनत से आपको उपलब्ध कराऊंगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में सबसे अच्छा और सबसे सटीक रूप से। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं क्या, कि जो भारत है वो पृथ्वी में, अर्थात जो ग्लोब है, हमारा वर्ल्ड है, उसमें किस दिशा में व्यवस्थित है या स्थित है। तो भारत की स्थिति है उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से हमारा ग्लोब होगा या पृथ्वी हो गई। ये क्या है? हमारी ग्लोब या पृथ्वी हो गई। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके दो अन्य नाम है। एक तो है, इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और एक दूसरा इसका क्या नाम है? इसी का नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसी के अन्य नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो जो ये भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है, वो हमारे ग्लोब या पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध।
अर्थात जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, यह पृथ्वी को या ग्लोब को दो भागों में बांटता है, एक तो उत्तरी अक्षांश में और दूसरा किसमें, दक्षिणी अक्षांश में। उसी तरह जो देशांतर होता है, ये क्या है, देशांतर। जो देशांतर है वो भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तो किसमें, एक तो बांटता है पूर्वी में, पूर्वी भाग में, और दूसरा किसमें बांटता है, दूसरे बांटता है पश्चिमी भाग में। जो अक्षांश रेखा, अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है ग्लोब को, और जो देशांतर है वो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में क्या करता है, इसको व्यवस्थित करता है, कि अर्थात इसको ग्लोब को दो भागों में बांटता है। तो अक्षांशीय दृष्टि से हम देखें तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे स्थित है, जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पर स्थित है। अर्थात अक्षांशीय दृष्टि से हमारा जो इंडिया है उसकी क्या दिशा है, वो कहाँ पर स्थित है, तो अक्षांशीय दृष्टि से जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर स्थिति से देखें तो जो हमारा इंडिया है वो किधर स्थित है, पूर्वी दिशा में। तो जो ग्लोब या पृथ्वी के अनुसार जो भारत की स्थिति है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो है उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी, क्या है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। अर्थात ग्लोब में जो इंडिया है वो किधर स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये भारत की स्थिति हो गई ग्लोब या विश्व की दृष्टि से, कि ग्लोब या विश्व की दृष्टि से इंडिया की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व स्थिति है किसकी, इंडिया की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी अक्षांश है और देशांतर है, इनके बारे में, कि ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांशीय रेखाएं, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा क्या होती है, कि वो इंडिया जो हमारा ग्लोब है उसको दो पार्ट में विभाजित करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, इसी का नाम है भूमध्य रेखा और इसी का नाम है विषुवत रेखा, इसी का नाम है क्या, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो जो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, जो हमारा अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश है, इसके समानांतर खींची जाती हैं काल्पनिक रेखाएं। जो ये अक्षांश रेखा है इनकी मुख्य विशेषता क्या है, हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। इन दोनों में जो इंपॉर्टेंट वो क्या है, कि ये दोनों ही क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश जो रेखाएं इनकी परिभाषा क्या हो गई, कि अक्षांश के अर्थात अक्षांश के समानांतर 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण, जो क्या, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की क्या करती हैं, कोणात्मक दूरी तय करती है। कोणात्मक दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश रेखाओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की
कोणात्मक दूरी तय करती है, कोणात्मक दूरी तय करती है, वो क्या कहलाती है, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं फ्रेंड्स। अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि जो अक्षांश रेखा है उनकी संख्या कितनी होती है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो टोटल संख्या है, अक्षांश रेखाओं की जो टोटल संख्या है वो है अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाओं की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, वो है 179, 179। अर्थात आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है, 179 अक्षांशीय रेखाएं हैं। नेक्स्ट जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका महत्व क्या क्या है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके महत्व दो हैं। एक तो क्या है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए काम में आती हैं। पहला तो क्या, दो स्थानों के मध्य की दूरी। दो स्थानों के मध्य की दूरी अगर हम देखेंगे तो किनके द्वारा वो की जाती है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और 1 डिग्री अक्षांश बराबर 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो पहला अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या हो गया कि अक्षांश रेखाओं दो स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने में काम में ली जाती है या उपयोग में आती है। दूसरा क्या कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कटिबंध का पता लगाने के लिए, कटिबंधों का क्या पता लगाने के लिए, अर्थात दो अक्षांश है जैसे 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश, इनके मध्य क्या कटिबंध का पता लगाने के किनका उपयोग किया जाता है, अक्षांश रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड कंप्लीटली किसके बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में और उनसे संबंधित जो जो भी इफेक्ट थे उनके बारे में। पहला तो क्या अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं वो होती है जो अक्षांश के समानांतर अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं है। इंपॉर्टेंट ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ की कोणात्मक दूरी को तय करती हैं। टोटल जो अक्षांश रेखाएं उनकी संख्या कितनी है, तो जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 179 इनकी टोटल संख्या है। और 1 डिग्री अर्थात इनके महत्व में पूछे कि अक्षांश रेखाएं उनका महत्व क्या है, तो अक्षांश रेखाएं होती है वो दो स्थानों के मध्य की दूरी को एक तो प्रदर्शित करती है और दूसरा प्रदर्शित करते हैं कटिबंधों के निर्माण में, कटिबंधों का पता लगाने के लिए। और 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं और उनका किस किस में यूज होता है या उपयोग होता है। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं तो हमने भी पढ़ा है कि जो देशांतर है, जो देशांतर है वो पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड करता है किसको, ग्लोब या पृथ्वी को। जो देशांतर है वो किसमें, पूर्वी और पश्चिमी में क्या करता है, डिवाइड करता है देशांतर। जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश के दो नाम थे, एक तो उसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और दूसरा उसको जाना जाता है किसके, विषुवत रेखा के नाम से। उसी तरह जो देशांतर रेखा है इसके भी अन्य नाम है, एक तो इसका नाम है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। इसका एक अन्य नाम है वो है यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा। एक नेक्स्ट नेम है इसका वो है प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देशांतर के 3 नए अलग अलग नाम है। इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, इसको यामयोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है और इसको प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देशांतर है वो पूर्वी और पश्चिमी भाग में ग्लोब को क्या करता है, डिवाइड करता है।
तो अब देशांतर रेखाओं की परिभाषा किस प्रकार हो गई कि वे काल्पनिक रेखाएं, अर्थात वे काल्पनिक रेखाएं जो, ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य की रेखा के लंबवत, तो फ्रेंड्स देशांतरी रेखाओं की परिभाषा क्या हो गई कि भूमध्य रेखा के लंबवत, देशांतरी रेखाओं की परिभाषा कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई क्या काल्पनिक रेखाएं, जिस प्रकार अक्षांश रेखा क्या थी, भूमध्य रेखा के समानांतर थी। इसमें जो वो अंतर है देशांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं में, वो इनकी डेफिनेशन से पता चल जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो भूमध्य रेखा के होती है समानांतर होती है, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के होती है, वो भूमध्य रेखा के लंबवत होती है। अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखा है और जो देशांतर रेखा है वो भी काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे काल्पनिक दूरी, वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की क्या करती है, कोणात्मक दूरी तय करती है, कोणात्मक दूरी तय करती है, वो क्या कहलाती है, देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जो डेफिनेशन है इनमें इनके अंतर है और इनमें इनकी क्या है, इनकी समानता है। क्या क्या कि जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा क्या है, समानांतर है, उसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, लंबवत है, भूमध्य रेखा के लंबवत है। ये अंतर हो गया। नेक्स्ट क्या इनमें समानता क्या है कि ये दोनों क्या है, काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक है और देशांतर रेखाएं भी क्या है, काल्पनिक है। नेक्स्ट जो क्या है कि जो अक्षांश रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की साइड कोणात्मक दूरी की तय करती है, जबकि जो देशांतर रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, कोणात्मक दूरी तय करती है। तो ये होगा इनकी डेफिनेशन। और आपसे कुल देशांतर रेखाएं पूछे कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं थी अपनी 179, तो और देशांतर रेखा है 360, देशांतर रेखा कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि जिस प्रकार अक्षांशीय जो रेखाएं थी वो दो स्थानों के मध्य की दूरी तय करती थी, उसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं वो दो स्थानों के मध्य समय की गणना करती है, अर्थात इसके द्वारा क्या किया जाता है, समय का निर्धारण अक्षांश रेखाओं सॉरी देशांतर रेखाओं के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। और 1 डिग्री बराबर अक्षांश रेखाओं में दूरी होती थी 111 किलोमीटर, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं में जो टाइम होता है वो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्या होता है, अक्षांश देशांतर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट और 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। तो ये इनके बारे में डेफिनेशन है। और देशांतरीय रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या है, जो महत्वपूर्ण इफेक्ट है वो है। और इनके जो ये नाम है इनमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इनके नाम को भी याद करना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या क्या कि जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है और एक क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। उसी प्रकार देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है और प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत में हम बात करें तो भारत में जो देशांतर रेखा है 22.5 डिग्री 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर। तो भारत में जो समय की गणना की जाती है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के रूप में की जाती है, पूर्वी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से की जाती है, भारत में समय की गणना की जाती है। और ये जो रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी स्थान से निकलते हैं, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से।
इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकलता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है, जो कि भारत में किसकी गणना करती है, समय की गणना करती है। तो ये फ्रेंड्स होगा किसके बारे में, देशांतरीय भारत की स्थिति के बारे में, अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो हमारा इंडिया है उसका जो विस्तार है उसके बारे में, भारत के विस्तार के बारे में। भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार देखें तो भारत के विस्तार दो प्रकार से, एक तो अक्षांश विस्तार देखेंगे, अक्षांश विस्तार, और दूसरा देखेंगे क्या, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो जो अक्षांश विस्तार है, पहले हम इनके बारे में थ्योरेटिकल देख ले, अक्षांश विस्तार कितना है, फिर इनको हम मैप के द्वारा भी समझाएंगे। तो जो अक्षांश स्थान है, जो अक्षांश विस्तार है भारत का, वो कितना है, तो जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये है दक्षिणतम बिंदु। जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु, और ये है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। तमिलनाडु का कन्याकुमारी क्षेत्र है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो 37 डिग्री 6 मिनट है ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो दोनों क्षेत्र है, दोनों स्थान है, इनके मध्य की जो दूरी है, इनके मध्य की जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इन दोनों, अर्थात जो भारत का दक्षिण बिंदु है, जो भारत का दक्षिण बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इनके मध्य की दूरी क्या है, 3214 अर्थात 3214 किलोमीटर है। जो तमिलनाडु है कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट है, ये भारत का दक्षिण बिंदु है, स्थलीय भारत का, अर्थात भारत के नक्शे में देखेंगे तो तमिलनाडु है कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट, वो किसका है, भारत का दक्षिण बिंदु है, स्थलीय भारत का। उस और वैसे देखें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कौन सा है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे क्या कि जो 10 डिग्री चैनल अर्थात 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है, और उसमें कौन कौन से द्वीप स्थित है उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो 10 डिग्री चैनल होता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, वो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। और जो ग्रेट निकोबार है वो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और उसके दक्षिणतम में बिंदु स्थित है, उसके सबसे दक्षिण में जो बिंदु स्थित है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी का एक नाम है अन्य, वो है पार्सन पॉइंट। तो जो भारत का स्थलीय जो देखें, अगर भारत के नक्शे में देखें तो सबसे नीचे तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु का कौन सा है, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन जो वैसे देखें कि भारत का सबसे अधिकतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का अधिकतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में स्थित है इंडिया पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, या इसका एक नाम है वो है पिगवेलियन पॉइंट, पिगवेलियन पॉइंट।
ये जो ग्रेट निकोबार में ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ये किस कहाँ पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट के ऊपर स्थित है। और जो वो दक्षिणतम बिंदु इंडिया का वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु का कन्याकुमारी स्थान। इनकी मध्य की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी है। नेक्स्ट जो देशांतर विस्तार है, और इसमें क्या कि जो 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे उत्तरीतम जो बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय रूप में देखें तो ये हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु। और वैसे पूछे कि भारत का सबसे अधिकतम जो दक्षिणतम बिंदु है वो स्थलीय में पूछे तो कन्याकुमारी आएगा, और दक्षिणतम बिंदु पूछे तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, क्या नाम उसका? इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्वेनियर पॉइंट, जो क्या है 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है। और जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जम्मू कश्मीर में, वो वहां जो इंडिया का सबसे उत्तरीतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल। इंडिया का सबसे उत्तरीतम बिंदु उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये क्या है? भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। ये हो गया हमारा अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम पढ़ते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो राजस्थान का जो इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है? देशांतर विस्तार है किसका? हमारे इंडिया का। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का। ये क्या है? जो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है ये पश्चिमतम बिंदु है। इंडिया क्या है? पश्चिमी बिंदु है। और जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है ये क्या है? ये है पूर्वी बिंदु, इंडिया का पूर्वी बिंदु। जो इंडिया का सबसे पश्चिमी बिंदु है, इंडिया का जो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वह है गोहर माता। गोहर माता, और ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में। और जो इंडिया का सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? वो है किबुधु। किबुधु, और ये कहां पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के मध्य की जो दूरी है, वो है 2933 किलोमीटर। वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? अपना थ्योरेटिकल रूप होगा। एक प्रकार देखें तो ये क्या हो गया? अक्षांशीय विस्तार। हमारे भारत का जो विस्तार था उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया थ्योरेटिकल रूप में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंडिया का नक्शा। वो अब इसे पढ़ेंगे। पहले तो क्या अक्षांशीय विस्तार का थ्योरेटिकल रूप हमने देख लिया। अब नक्शे में देखते हैं क्या कि जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो कितना है और किस प्रकार से है। तो जो अक्षांशीय विस्तार देखें इसमें हमने पढ़ा था 8 डिग्री। तो सबसे नीचे जो इंडिया का ये पॉइंट है, सबसे नीचे ये क्या है? इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु। छोटी का रूप में अगर आपको याद नहीं हो तो आप एक मैप लो और मैप में इस तरह से दर्शा लो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु ये है और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है
वो ये है इंडिया का क्या 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, जो उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था वो ये हमारा द्वीप समूह रहा। ये हमारा द्वीप समूह कौन सा है, अंडमान निकोबार। और इसको दो भागों में डिवाइड करता है, क्या, इसको दो भागों में डिवाइड करता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है अंडमान में। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है अंडमान, और नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है निकोबार। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को, अंडमान में निकोबार द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार में डिवाइड करता है। और इसमें सबसे नीचे का जो पार्ट है, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, आपके मैप में भी होगा, सबसे नीचे का जो निकोबार का इस जो सबसे वो छोटा सबसे बड़ा जो द्वीप है इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार, इसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में ही क्या है सबसे दक्षिणतम, स्थलीय में देखें, अगर स्थलीय में पूछे तो ये हो गया कन्याकुमारी, और वैसे पूछे कि सबसे दक्षिणतम है तो ग्रेट निकोबार में है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी का नेक्स्ट नेम है पार्सन पॉइंट, और इसी का जो नेक्स्ट नेम है वो है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। इसी का है जो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है यहां पर। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कोल, जो कि कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। किसकी, उत्तरी बिंदु और दक्षिण बिंदु के बीच की मध्य की दूरी। तो ये है हमारे क्या अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है कि सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु इधर गुजरात की साइड सबसे पश्चिमी जो बिंदु है इसका क्या नाम है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गोहर माता, गोहर माता। और कहां पर है ये, गुजरात में, गोहर माता गुजरात में स्थित है। और ये कितना है, कितना पूर्व देशांतर है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कौन सा है, गोहर माता या गोहर माता गुजरात में। और जो पूर्वी है, जो पूर्वी है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है उसका, किबुधु, किबुधु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किबुधु। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक फ्रेंड्स, और इनके मध्य की दूरी, इन दोनों, ये जो दोनों पश्चिमी और पूर्वी जो बिंदु है इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। यहाँ पर नक्शे में आप ये भी लिख लेना कि ये क्या है, सबसे स्थलीय सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। और वैसे कौन सा है, ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा कोल भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार आप मैप में ये नोट करके लिखोगे तो आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो आप मैप में भी इस प्रकार से जो हमारा इंडिया का जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है उसको थ्योरी का रूप में ना देके यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो कि ये क्या है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ये क्या है, ये इंदिरा कोल है सबसे पूर्वी बिंदु इंदिरा कोल, और ये गुजरात में है गोहर माता, और ये क्या है, किबुधु है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार ये है हमारे भारत का विस्तार है कि उत्तरी अक्षांश कितना है और देशांतरी अक्षांश, अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है इंडिया का, वो है। अब हमने पढ़ी है भारत की स्थिति पढ़ ली, भारत का हमने विस्तार पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। भारत की सीमा, जो भारत की सीमा है इसको फ्रेंड दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो
तटीय सीमा में, तटीय सीमा, और दूसरा क्या क्या है, स्थलीय सीमा में, स्थलीय सीमा। तटीय सीमा अर्थात जो हमारा दक्षिण भारत है, जिसमें हमारा दक्षिणतम भारत आता है, जिसके दोनों साइड, ये हमारा दक्षिणतम भारत आता है, इसके इधर क्या है हमारा अरब सागर, और इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाली खाड़ी है। तो इसके समीप के जो स्थान हो गए, ये जो तटीय प्रदेश हो गए, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये जो 6 तटीय क्षेत्र है, तटीय प्रदेश है, तटीय राज्य है भारत के, उनके वो जो सीमा बनाते हैं अरब सागर से, पश्चिमी बंगाल से, नीचे है हिंद महासागर, इनसे जो सीमा बनाते हैं उनको तटीय सीमा के अंतर्गत रखा गया है। और स्थलीय सीमा के अंतर्गत जो भारत अपने देशों से लगाता है, पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश से, उनके बारे उसके अंतर्गत स्थलीय सीमा के अंतर्गत आती है। तटीय सीमा है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है अर्थात जो हमारे तटीय जो क्षेत्र है उनकी जो मुख्य भूमि है उसमें, और एक जो इंडिया के जो द्वीप है, द्वीपीय भूमि, एक किया गया है मुख्य भूमि में और एक किया गया है द्वीपीय भूमि के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो भारत की जो टोटल जो सीमा है, जो कि अन्य देशों से लगती है और तटों से लगती है और द्वीपीय भूमि, इसकी जो टोटल भूमि है, भारत की जो टोटल जो सीमा है वो कितनी है, वो है 22,716.6 किलोमीटर, 22,716.6 किलोमीटर भारत की क्या है, टोटल सीमा है, कुल सीमा है। उसको 2 भागों में डिवाइड किया, अर्थात 22,716.6 को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा में। जो तटीय सीमा है वो कितनी है, वो है 7516.6 किलोमीटर, वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। और जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 22,716.6 में से 7,516.6 हम माइनस कर देंगे तो जो स्थलीय सीमा है वो आ जाएगी, वो है 15,200 किलोमीटर। तो यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन क्या है कि भारत की सर्वाधिक सीमा कौन सी है, मुख्य भूमि सीमा, द्वीपीय भूमि सीमा, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो भारत की जो सबसे अधिक सीमा है, सर्वाधिक सीमा, वो कौन सी है, स्थलीय सीमा है। अर्थात तटों को छोड़कर जो भारत है अन्य देशों से ज्यादा सीमा लगाता है। तटीय सीमा को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, मुख्य भूमि में और द्वीपीय भूमि में। तो मुख्य भूमि कितनी है, वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर क्या है इसकी मुख्य भूमि है। और मुख्य भूमि में से हम तटीय सीमा डिवाइड कर देंगे, वो माइनस कर देंगे, जो द्वीपीय भूमि है वो आ जाएगी 1416.6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। इसमें तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई सिर्फ 3 याद है, कोई सी भी आपको 3 याद है तो आप अन्य को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको मुख्य भूमि, द्वीपीय भूमि और स्थलीय सीमा के बाद याद है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तटीय सीमा आ जाएगी, और तटीय सीमा स्थलीय सीमा को जोड़ देंगे तो टोटल भारत की सीमा आ जाएगी। अगर आपको द्वीपीय भूमि याद नहीं है, तटीय सीमा, मुख्य भूमि और स्थलीय सीमा है तो भी आप टोटल सीमा का पता लगा सकते हो। तो इस प्रकार भारत की जो सीमा है उसको डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिस प्रकार भारत की सीमा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये भारत की सीमा है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको जितना भी मैंने पढ़ाया वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स मैंने मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत की है और आपको सबसे अच्छा, सबसे सटीक समझाने की कोशिश की है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत की जो सीमा है इसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि भारत की जो सीमा है उसको 2 भागों में बांटा है, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब तक आप हमारे ऊपर हमारी भाषा क्लासेस के ऊपर इसी प्रकार प्यार बनाए रखो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।